वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्त? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा पार्ट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण MCQs हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा स्वराज पार्टी ने। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था कि भारत का अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आप निर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हमारा है MN राय, BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए MN राय। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो ये आप जानते हैं कि 10 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है उनके प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे संविधान सभा में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि विलियम वुड जो है ये नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर जो कि ब्रिटेन के नौसेना मंत्री थे। 3 सदस्यीय दल जो है भारत आया था जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये भी हमने किया, विलियम वुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत किया गया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, S राधाकृष्णन, C गोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी थे। व्याख्या देख लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन हमारा दे रखा है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। व्याख्या देख लीजिए इस क्वेश्चन की। व्याख्या में आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। और दूसरा कारण कह रहा है कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो यहाँ पे आपको जो बताना है सही जवाब। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कारण और कथन दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, और कथन गलत है पर कारण सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्किबाल्ड बेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वह भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी चाहिए। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 कथन दे रखा है और इन चारों कथनों पर जो है आपको विचार करना है। देख लीजिए। वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो यहाँ पे जो है हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मतलब 3 और 4। ठीक है, इसमें से केवल 3 और 4 2 कथन ऐसे हैं जो सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला कथन कह रहा है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा कथन कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा कथन कह रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और चौथा कथन कह रहा है कि इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व अनुपात पे किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम मताधिकार के आधार पर। ठीक है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार नहीं प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
पहला कथन ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। IAS प्रीलिम्स 2002 का ये क्वेश्चन है और सही जवाब हमारा होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 11 दिसंबर को चुने गए थे, और उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। व्याख्या देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। व्याख्या देख लीजिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की हमने अभी आपसे चर्चा की कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ हुई थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये अभी जस्ट हमने किया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो ये अभी हमने किया, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये भी आप जानते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कह रहा है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा कह रहा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा कथन कह रहा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और चौथा कह रहा है कि राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं।
कोड देख लीजिए, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और सभी 4। तो सही जवाब जो होगा हमारा केवल 1 2 3 होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, सांसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, जबकि अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 12 अधिवेशन हुए थे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। व्याख्या देख लीजिए इसकी, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इसके दौरान कुल 11 अधिवेशन 165 दिनों की अवधि में हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, मतलब उसके बाद फिर संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई, तो वो आपकी कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये अभी हमने देखा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक्स को सूची वाई के साथ मैच करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन में दे रखा है वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कूट कैसे दे रखा है, एलिमिनेट करना है हमको। ठीक है, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, 4 3 1 2। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सही सुमेलन इस प्रकार है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो वो हमारे के.एम. मुंशी जी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो संविधान सभा के सदस्य थे वो थे वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये आप जानते होंगे कि बी.एन. राव जो थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं, संविधान सभा के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बी नंबर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। तो ये यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1949 को। व्याख्या देख लीजिए इसकी, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए।
अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये हमने अभी देखा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, तो ये हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा मतलब जो है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भाई लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो इसमें जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया था। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया कब अपनाया गया या किसके द्वारा अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया यानी अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये भी अभी हमने देखा, संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो बी आर अम्बेडकर हमारे जी थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प में ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में ही संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि सही उत्तर हमारा विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर की जन्म जो है 1891 और मृत्यु उनकी 1956 में हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को माहू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब हमारा होगा एक और दो, दोनों। ठीक है,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। पहला वक्तव्य कथन देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो व्याख्या हम देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी किए गए हैं। ठीक है। दूसरी ओर से इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने की थी। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी का है, ये हम सभी जानते हैं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। तो ये कथन जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह किसका कथन है? तो ये कथन है आइवर जोनिंग्स का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत कथन आइवर जोनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत का था? तो ये ऑस्टिन का कथन था। ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो सही जवाब होगा हमारा 15। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन पॉलिटी पर आधारित। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।